नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष पर आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन जब ये नया वर्ष शुरू हो रहा है 2023, तब 2022 बीत भी रहा है और 2022 में वैसे तो देश में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं। एनआईए ने बहुत बड़ा एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जो देश को तोड़ने में लगे हुए थे और जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पाक परस्त आतंकवादी थे, उनको बहुत बड़ी संख्या में ढेर किया गया। तो जो देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, उसको विफल किया गया। इसी तरीके से 2022 आते-आते और समाप्त होते पूर्वी लद्दाख में जो गुस्ताखी थी चीन की, उसको निपटाया गया, लगभग खत्म किया गया। इसके अलावा तवांग में जो नई गुस्ताखी करने की कोशिश की गई थी, उस पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में 2022 में जो कुछ हुआ है, उसको उद्धव ठाकरे अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे और इसकी नींव उन्होंने खुद 2019 में रखी थी, अक्टूबर-नवंबर महीने में, जब भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की जनता को डिच करके उन्होंने शरद पवार और सोनिया गांधी से मिलाकर के मुख्यमंत्री पद हथिया लिया था और देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। 2022 में जो बड़ी घटना हुई है, वो जून में हुई। जून के आखिर आते-आते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी 10 जून से। 10 जून यानी जब राज्यसभा और फिर 20 जून, 10 जून विधान परिषद, 20 जून राज्यसभा, जब ये 2 चुनाव हुए, तो उसमें एमवीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी ने पटखनी दी और पटखनी भी इतनी जबरदस्त कि समझ नहीं पा रहे थे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी के नेता कि ये हो क्या रहा है। इसका खुलासा तो 21 जून को हुआ, जब बहुत सारे एमएलए शिवसेना के बगावत करते हुए गुजरात के सूरत में पाए गए और फिर सूरत से वो गुवाहाटी चले गए एक चार्टर प्लेन से। उसके बाद जो कुछ हुआ है आपको सारा पता है। पूरा 1 सप्ताह बल्कि 10 दिन तक ये सब चलता रहा। इस्तीफा देना पड़ा उद्धव ठाकरे को। एकनाथ शिंदे, जो 55 में से 40 एमएलए टूट करके आए थे शिवसेना के, उनके नेता चुने गए। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। जो चौंकाने वाली घटना थी, शिवसेना के लिए भी, एमवीए गठबंधन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं के लिए भी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक बड़ा दांव चला और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। आगे चल करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी और उनका सिंबल दोनों चुनाव आयोग ने जब्त कर लिए और
उनको भी नई पार्टी और नया सिंबल दे दिया। एकनाथ शिंदे को भी नई पार्टी और नया सिंबल दे दिया। असली शिवसेना कौन सी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, चुनाव आयोग में भी चल रहा है। ये जब फैसला होगा तब फैसला होगा। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो 13 जनवरी को होनी है। तब भी इसमें कोई फैसला आ ही जाएगा, गारंटी नहीं है। यानी जून से जो झगड़ा शुरू हुआ वो अब 2023 में भी जारी रहने वाला है। उद्धव ठाकरे ने 2022 में केवल कुर्सी और सत्ता नहीं गंवाई है, पार्टी भी टूट गई, एमएलए भी टूट गए, एमपी भी टूट गए, और अब पार्टी के पदाधिकारी जो अलग अलग नगर निगमों में, नगर परिषदों में पार्षद रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं। पार्टी पदाधिकारी भी एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं। और नौबत ये आ गई है, अभी 2 दिन पहले जो बीएमसी में शिवसेना का कार्यालय हुआ करता था 25 साल से, जिस पर पहले जो शिवसेना का नेतृत्व बाला साहब ठाकरे करते थे, बाद में यह नेतृत्व उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गया, इनका कब्जा होता था। उस पर 2 दिन पहले जो शिंदे गुट के सांसद हैं राहुल शेवाले और उनके 2 साथी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, जाधव और एक और, उन्होंने जाकर के उस ऑफिस पर भी कब्जा जमा लिया। और मसला यहीं तक सीमित नहीं है, बीएमसी के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। इस समय दोनों गुटों में, यानी एकनाथ शिंदे गुट जो इस समय मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे गुट जो सत्ता से बाहर जा चुके हैं, जिनसे बहुत कुछ छिन चुका है और इतने गहरे जख्म देकर के जा रहा है ये 2022 कि वो इन जख्मों को कभी भर नहीं पाएंगे। तो उनका आमना सामना विधान परिषद की उपसभापति उनके दफ्तर में हो गया, दीपक केसरकर से, जो पहले उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे। मंत्री तो एकनाथ शिंदे भी थे और कुल मिलाकर के उनके 9 मंत्रियों ने बगावत की थी। दीपक केसरकर से एक तरीके से उद्धव ठाकरे उलझ गए और इससे पता चलता है कि उनके फ्रस्ट्रेशन का स्तर कहां तक पहुंच गया है। उनसे पूछ रहे थे, हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग हमारे खिलाफ तरह तरह की जांच बैठा रहे हैं। फिर एक बयान आया इनका, और ये बयान आया तब जब बीएमसी के जो मूल शिवसेना थी उसके कार्यालय पर एकनाथ शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया। तो पहले तो दूसरे नेताओं के बयान आए कि अभी जब बीएमसी के चुनाव भी नहीं आए हैं, नतीजे भी नहीं आए हैं, ये भी पता नहीं है कि किसका बहुमत आने वाला है, ऐसे में जो शिवसेना का ऑफिस था उस पर एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा ये शो करता है कि वो पावर का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं। सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। ये कहा गया कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो एकनाथ शिंदे ने पूछ लिया कि कंगना रनौत के खिलाफ आप लोगों ने किस भावना से वो कार्रवाई की थी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। अर्णब गोस्वामी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, क्यों गिरफ्तार किया गया था, वो बदले की कार्रवाई नहीं थी। और जो हाल में जांच के आदेश दिए गए हैं उनमें एक तो नौकरी का झांसा देकर के ठगी का मामला है जो आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई के ऊपर लगा हुआ है। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये कहा है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक आरोप है कि एक एक कैंडिडेट से जिनको प्रशिक्षण दिया गया, नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई,
10-10 लाख रुपया लिया गया है। नंबर 2, दिशा सलियन, जो सुशांत सिंह राजपूत से 1 सप्ताह पहले जिनकी संदिग्ध मौत हुई थी और जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर भी रही थी, उनकी मौत की जांच के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी का गठन किया है। और उसके बाद आपको ध्यान होगा नारायण राणे का बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। तो पिता पुत्र यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस समय इतने नाराज हैं मौजूदा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार से कि वो कुछ ना कुछ इधर बोल रहे हैं और इनको चुनौतियां देने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले दिनों के एक बयान को उद्धृत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे और देवेंद्र फडणवीस भी थे, फडणवीस ने कहा कि ये लोग तो ये कह रहे थे कि मुंबई जलेगी। उन्होंने कहा कि माचिस की एक तिल्ली भी नहीं जली। इन्होंने धमकी दी थी ना, जब सरकार तोड़ने की बात की जा रही थी, जब एमएलए बगावत कर रहे थे, मंत्री बगावत कर रहे थे, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा और फिर गोवा से मुंबई लाने का उपक्रम चल रहा था सारे बागी एमएलएज को। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये तंज कसा उद्धव ठाकरे पर और आदित्य ठाकरे पर, जो इन सबको गद्दार बताते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में आपने क्या किया था। और बीच में एक इंटरव्यू आया था देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हमने तोड़ी है सरकार, हमने एकनाथ शिंदे को कहा कि आप आइए, आपके नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। और ये हमने किया है। क्यों किया है, ये उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और शरद पवार भी समझते हैं, कांग्रेस भी समझ गई है। इन्होंने हमें और महाराष्ट्र की जनता को उनके जो जनादेश था उसको डिच किया था, धोखा दिया था, हमारी पीठ में छुरा भोंका था। तो हमें भी इनको इनकी जगह दिखानी थी। इसलिए 2019 में अक्टूबर नवंबर में जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने ब्याज समेत जून 2022 में चुकता कर दिया और न केवल इनकी सरकार को तोड़ दिया, बल्कि उद्धव ठाकरे की मूल शिवसेना को भी दो फाड़ करवा दिया। उनका चुनाव चिन्ह भी उनके पास नहीं रह गया। और शरद पवार, उनको जो झटके लगे हैं 2021 और 2022 में, वो तो कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी तरीके से संजय राउत कभी नहीं भूल पाएंगे। उद्धव ठाकरे तो भूल ही नहीं पाएंगे, जितने गहरे जख्म हैं उनको भरने में ही बहुत वक्त लगने वाला है और कभी भरेंगे भी नहीं। लेकिन शरद पवार के भी नजदीकियों के यहाँ आईटी के, ईडी के जो छापे पड़े हैं, जो संपत्तियां जब्त हुई हैं, अजित पवार के 3 बहनोइयों के यहाँ जो छापे पड़े हैं, वो भी इस तरफ इशारा करते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में 2021 नवंबर में आपके अनिल देशमुख, जो कभी गृह मंत्री हुआ करते थे, वसूली वाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए ईडी के द्वारा और 13 महीने जेल में रहने के बाद वो अभी छूटे हैं। नवाब मलिक दूसरे मंत्री थे जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए थे, उनको भी मंत्री पद से हटाया नहीं गया था, जैसे दिल्ली में सत्येंद्र जैन को नहीं हटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो दो दो शरद पवार के नजदीकी मंत्री जेल भेजे गए पिछले 1 सवा साल में। और संजय राउत, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए ईडी के द्वारा और 102 दिन जेल में रह करके कुछ ही समय पहले बाहर आए हैं। तो 2022 को ये कभी भुला नहीं पाएंगे और इनको इस बात की भी अब कोई
संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि इन्होंने जो शरद पवार के कहने पर दांव खेला था, जब बगावत हो गई थी और 16 एमएलए को ये अयोग्य घोषित करवाना चाहते थे नरहरि के हाथों, जो डिप्टी स्पीकर थे उस समय अ, शरद पवार की पार्टी के, वो तो कभी हो नहीं पाया। पर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और फिर चुनाव आयोग भी, और चुनाव आयोग ने फिर फैसले दिए। शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कार्रवाई पर रोक लगाई थी कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने फैसला किया और नतीजा ये है कि शिवसेना अब 2 हिस्सों में बँट चुकी है। यानी जो काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा देने का किया था 2019 अक्टूबर में, उसका बदला करीब-करीब 2.5 साल बाद जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और ऐसा लिया जिसको कभी भी उद्धव ठाकरे भुला नहीं पाएँगे, और जो झटके पर झटके उनको लगे हैं और अभी बीएमसी में लगने वाला है, इससे वो उबर पाएँगे ऐसा लगता नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।